ईरान इजरायल के बीच चल रही जंग के साथ साथ दुनिया के कई देशों में पेट्रोलियम संकट पैदा हो गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफी कमी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि अलग अलग देश अपने अपने देशों में अलग अलग कदम उठा रहे हैं। कहां कितना संकट है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। दुनिया एक बार फिर संकट के दौर में खड़ी दिख रही है, जहां हालात धीरे धीरे 2020 की याद दिलाने लगे हैं। फर्क यहां पर सिर्फ इतना है कि इस बार वजह कोई वायरस नहीं है, बल्कि तेल और गैस की सप्लाई पर आया बड़ा झटका है। मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका इजरायल के बीच जारी टकराव ने तेल सप्लाई को बड़ा झटका दिया है। अगर ऐसे ही हालात कुछ दिन रहे तो जल्द ही कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। हालांकि ये लॉकडाउन कोविड-19 जैसा लॉकडाउन नहीं होगा, बल्कि इसे एनर्जी लॉकडाउन कहा जा सकता है। कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन जैसे कदम उठने भी लगे हैं। पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही ऑफिस और घरों में एसी का तापमान 26 डिग्री या उससे ऊपर रखने के निर्देश हैं। कई जगहों पर स्कूल कॉलेज भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं ताकि ट्रांसपोर्ट में होने वाले ईंधन खर्च को कम किया जा सके। एनर्जी लॉकडाउन कोई आधिकारिक शब्द नहीं है, लेकिन हालात को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब किसी देश के पास ऊर्जा यानी तेल, गैस या बिजली की कमी हो जाती है तो सरकारें इस खपत को कम करने के लिए लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर कुछ सीमाएं लगाने लगती हैं। ये वही स्थिति होती है जब आपसे कहा जाता है कि बेवजह यात्रा न करें, ऑफिस घर से करें, एयर कंडीशनर सीमित चलाएं, गैर जरूरी काम फिलहाल टाल दें। सरकार इसे लॉकडाउन तो नहीं कहेगी क्योंकि इससे घबराहट फैलती है, लेकिन आम आदमी के लिए असर काफी हद तक कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा कोविड के दौरान महसूस हुआ। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस बार मकसद बीमारी रोकना नहीं बल्कि ऊर्जा बचाना है। हालांकि भारत में फिलहाल बिजली सप्लाई की कोई कमी नहीं है, इसलिए बिजली के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं होने वाली। प्रभाव पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी पर सबसे ज्यादा दूसरे देशों में देखने को मिल रहा है। ईरान युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद है दूसरे देशों के लिए, जो दुनिया के करीब 20% तेल और एलएनजी का परिवहन करता है। इसके अलावा दोनों पक्षों ने गल्फ क्षेत्र में तेल गैस सुविधाओं पर हमले किए हैं, जिससे वैश्विक एनर्जी संकट गहराया है। ये संकट मुख्य रूप से एशिया को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि ये देश मिडिल ईस्ट से 60 से 90% तेल एलएनजी आयात करते हैं। कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन जैसी स्थिति है, यानी कि फ्यूल राशनिंग, वर्क फ्रॉम होम, छोटे वर्क वीक, स्ट्रीट लाइट बंद, ब्लैकआउट, फैक्ट्री, स्कूल बंद और कोविड काल जैसी बचत उपाय। मुख्य प्रभावित देश जहां एनर्जी लॉकडाउन सख्त उपाय लागू हैं, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की कि पाकिस्तान पर ईरान इजरायल युद्ध का कितना असर देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल और गैस के जहाज ईरान के टारगेट पर हैं। ऐसे में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। सैलरी में कटौती, सरकारी खर्चों पर लगाम के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पाकिस्तान में तेल पर हर लीटर पर 200 रुपए का टैक्स बढ़ाया गया है। पाकिस्तानी सरकार ने ये टैक्स लग्जरी वाहन में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन ईंधन पर लगाया है। पाकिस्तान सरकार ने हाई ऑक्टेन ईंधन पर शुल्क को 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला किया। अगर ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग जल्द नहीं थमी तो पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी, क्योंकि उनका तेल का भंडार बस कुछ ही दिनों का बचा हुआ है। पाकिस्तान में भारी संकट देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान अपने पेट्रोलियम आयात का लगभग 70% हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही मंगाता है। ईरान और इजरायल युद्ध के कारण जहाजों के आवागमन के मुख्य मार्ग और आपूर्ति चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पाकिस्तान के तेल और गैस वाले टैंकर फंसे हैं। ईरान उसे निकलने भी नहीं दे रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर ऊर्जा संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो पाकिस्तान के हालात कितने खराब हो सकते हैं, उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट इसलिए भी गहराता नजर आ रहा है क्योंकि उसके पास कोई बड़ा तेल भंडार नहीं। ऐसे में अगर सप्लाई रुक जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत दिनों तक खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालात यह है कि पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान की तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित है। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान का तेल और गैस का रिजर्व भंडार अब खत्म हो रहा है। लगभग 7 दिनों के कच्चे तेल, 17 दिनों के लिए डीजल, 20 से 22 दिनों के लिए पेट्रोल, 10 दिनों के लिए जेट फ्यूल का स्टॉक और सिर्फ 6 दिनों का एलपीजी रिजर्व बचा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को किसी देश से तेल और गैस की आपूर्ति नहीं की गई तो उसकी मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी।
ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान ने कई कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तान की ARY न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने रविवार को हाई ऑक्टेन ईंधन की कीमत में 200 पाकिस्तानी रुपए यानी PKR की वृद्धि करने का फैसला लिया, जो पहले 100 पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर 300 पाकिस्तानी रुपए हो जाएगा। अब बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस में 4 दिन का वर्क वीक रखा गया है। फ्यूल बचाने के लिए गैस स्टेशन बंद होने लगे हैं। ईंधन आपूर्ति बाधित होने और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे व्यापक असर को देखते हुए फिलीपींस ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने मंगलवार देर रात कार्यकारी आदेश जारी कर ऐलान किया। सरकार के मुताबिक ईंधन आपूर्ति में भारी कमी का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति मार्कोस ने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक गतिविधियों को जारी रखना और जरूरी सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। बुधवार को टेलीविजन संबोधन में मार्कोस ने बताया कि आदेश एहतियाती कदम के रूप में उठाया गया ताकि सरकार को ऊर्जा आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिक विकल्प मिल सके। उन्होंने विश्वास जताया कि देश के पास मौजूदा 45 दिन के तेल भंडार के अलावा भी तेल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी और अगले बुवाई मौसम तक उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। गौरतलब है कि फिलीपींस ने आखिरी साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। 45 दिनों का तेल भंडार फिलीपींस के पास बचा हुआ है। ईरान युद्ध को देखते हुए कई देश तेल संकट से निपटने को उपाय कर रहे हैं, लेकिन फिलीपींस औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करने वाला पहला प्रमुख देश बन गया है। इस महीने फिलीपींस की मुद्रा पेसो एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा में रही, जिसमें करीब 4% की गिरावट हुई। शेयर बाजार में भी लगभग 9% की गिरावट आई। देश अपना लगभग सारा तेल मध्य पूर्व से आयात करता है। रिपोर्ट के मुताबिक 20 मार्च तक उनके पास 45 दिन का ही तेल भंडार था। राष्ट्रपति मार्कोस ने मंगलवार को बातचीत में ये चेतावनी दी कि जेट ईंधन की कमी के कारण विमानों की उड़ान रोकना एक स्पष्ट संभावना है। फिलीपीन एयरलाइंस के अध्यक्ष ने बुधवार को बताया कि कंपनी ने जून के अंत तक अपनी ईंधन जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित कर लिया है, लेकिन उसके बाद की स्थिति अनिश्चित बनी है। राष्ट्रपति विशेष समिति का गठन भी करेंगे। आपातकाल की घोषणा के तहत राष्ट्रपति एक विशेष समिति बनाने जा रहे हैं जो ईंधन, भोजन, दवाइयां, कृषि उत्पाद और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करेगी। ये समिति ऊर्जा प्रबंधन के उपाय की निगरानी के साथ प्रभावित क्षेत्रों और उपभोक्ताओं को सहायता पहुंचाने का काम भी करेगी। अब बात श्रीलंका और वियतनाम की। तो देखिए, फ्यूल सेविंग मोड में है। राशनिंग और सीमित उपयोग यहां पर भी किए जा रहे हैं। ईरान पर अमेरिका इजरायली हमलों के बीच श्रीलंका की तटस्थ रहने की कोशिश है। उसकी विदेश नीति के लिए ये एक अहम परीक्षा बन गई है। पिछले हफ्ते श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा था कि इस संघर्ष में शामिल किसी भी पक्ष की सैन्य संपत्ति का श्रीलंका में स्वागत नहीं है। इस दौरान उन्होंने संसद को यह भी बताया कि फरवरी के आखिर में सरकार ने 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मट्टाला हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति देने से मना कर दिया। इसके साथ ही 3 ईरानी नौसैनिक जहाजों को श्रीलंका में लंगर डालने के अनुरोध को भी ठुकरा दिया। श्रीलंका आजादी के बाद से ही एक गुटनिरपेक्ष तटस्थ देश रहा है। हालांकि इसका प्रमुख कारण किसी भी दूसरे शक्तिशाली मुल्क द्वारा भाव न दिया जाना भी था। श्रीलंका शुरू से आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर देश रहा है। ऐसे में वो ना तो पहले और ना ही अब किसी भी देश को नाराज करने का जोखिम उठा सकता है। अब ऐसे में श्रीलंका के आसपास भी काफी संकट मंडरा रहा है। श्रीलंका में भी उद्योगों के लिए खासतौर पर पश्चिमी देशों के बाजारों पर निर्भरता है। कुल कपड़ा आयात का यहाँ 40% से ज्यादा हिस्सा अमेरिका भेजा जाता है और ऐसे में अगर अमेरिका नाराज होता है तो इसके तत्काल आर्थिक दुष्परिणाम दिखने लगेंगे। ऐसे में फिलीपींस में भी आपने देखा कि 4 दिन का वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है और कई फ्यूल स्टेशन यहां पर बंद भी होने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की कि बांग्लादेश पर इस संकट का कितना प्रभाव है। तो यहां पर फ्यूल राशनिंग, पेट्रोल, डीजल सीमित कर दिए गए हैं। अस्थायी ब्लैकआउट है। यूनिवर्सिटी कैंपस बंद है। रमजान की छुट्टियां पर यहां पर बढ़ा दी गई हैं। गारमेंट फैक्ट्री में बिजली की बचत की जा रही है। ईरान इजरायल युद्ध का बांग्लादेश पर काफी गहरा नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है, जिससे ईंधन की भारी कमी और महंगाई बढ़ गई है। मार्च 2026 तक जेट ईंधन की कीमतें 80% से ज्यादा बढ़ गई। ऊर्जा संकट के कारण पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन देखी गई। इस संकट से बांग्लादेश की जीडीपी में 3% तक की गिरावट भी आशंका है। बांग्लादेश पर युद्ध के प्रमुख प्रभाव क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा है तो ऊर्जा संकट। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यवधान के कारण जो बांग्लादेश के लिए एलएनजी और तेल का प्रमुख मार्ग है, ईंधन की आपूर्ति बाधित हुई है। महंगाई में यहाँ काफी उछाल देखने को मिल रहा है। जेट ईंधन की कीमतों में 111% तक की कुल वृद्धि देखी गई है और आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है। ऊर्जा की कमी के कारण देश भर में बिजली की खपत कम करने और विश्वविद्यालयों को बंद करने जैसे उपाय अपनाने पड़े हैं। शिपिंग और व्यापार
पे भी असर दिख रहा है। तो शिपिंग में व्यवधान और उच्च बीमा लागत के कारण बांग्लादेश के लिए कच्चे माल का आयात महंगा हो गया है। अब ऐसे में दक्षिण कोरिया पर इस युद्ध का क्या असर? तो यहाँ पर क्राइसिस मोड है, इमरजेंसी टास्क फोर्स बना दिया गया है, सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी है। मार्च 2026 में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध का दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था और यहाँ की ऊर्जा सुरक्षा पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। दक्षिण कोरिया अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मध्य पूर्व पर ही ज्यादा निर्भर है। अब इसके कारण ये संकट उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। शेयर बाजार में यहाँ ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। शुरुआती दिनों में दक्षिण कोरिया के मुख्य स्टॉक इंडेक्स KOSPI में भारी गिरावट देखी गई। द डिप्लोमेट के मुताबिक 4 मार्च 2026 को 12% से ज्यादा की गिरावट आई, जो ऐतिहासिक गिरावट थी। मुद्रा और मुद्रास्फीति में तो देखिए दक्षिण कोरियाई मुद्रा वून का मूल्य गिरकर लगभग 1500 प्रति अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। ऐसे में यहाँ पर मुद्रास्फीति का दबाव भी काफी बढ़ा है। ऊर्जा संकट और तेल की कीमतों में भी बदलाव है। दक्षिण कोरिया अपना कच्चा तेल जरूरतों का लगभग 70% मध्य पूर्व से आयात करता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने की आशंका ने ईंधन की कीमतों को बढ़ा दिया है। सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए 1997 के बाद पहली बार पेट्रोलियम उत्पादों पर प्राइस कैप लगाने जैसे कड़े कदम उठाए हैं। इंडोनेशिया पर भी इस युद्ध का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर जल्द खत्म होने वाले हैं, बचत उपाय किए जा रहे हैं। ईरान इजरायल युद्ध का इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से ईंधन आयात लागत में वृद्धि और महंगाई का खतरा शामिल है। तेल की कीमतों में तेजी के कारण इंडोनेशियाई सरकार ने वित्तीय घाटे से बचने के लिए लगभग 80 ट्रिलियन रुपया की बजट कटौती की योजना बनाई है। ईंधन की यहाँ पर ऊंची लागत हो रही है। तेल की कीमतों में वृद्धि से इंडोनेशिया पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यहाँ आयात करता है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से देश में आयातित महंगाई का डर बढ़ गया है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की सरकार युद्ध के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए लगभग 80 ट्रिलियन रुपया की बजटीय बचत की तलाश कर रही है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव के कारण सप्लाई चेन में भी रुकावट है, जिससे औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता भी प्रभावित हो सकती है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच इंडोनेशियाई रुपया पर दबाव बढ़ने की भी संभावना है। चीन और जापान पर क्या असर है? तो देखिए चीन के लिए युद्ध एक दोहरी चुनौती बनकर आया है। यहाँ चीन अपनी कुल समुद्री कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 13 से 14% ईरान से आयात करता है। युद्ध के कारण ईरान से होने वाला 10 लाख से 14 लाख बैरल प्रतिदिन का तेल आयात प्रभावित हुआ है। यहाँ कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से चीन के विशाल पेट्रोकेमिकल उद्योग की लागत बढ़ गई है, जिससे प्लास्टिक उर्वरक जैसे रसायनों के दाम भी बढ़ गए हैं। महंगाई का खतरा भी है। चीन जो अब तक मंदी से जूझ रहा था, अब यहाँ खराब मुद्रास्फीति का खतरा मंडरा रहा है, जिससे आम जनता की क्रय शक्ति कम हो रही है। और ऐसे में चीन के साथ साथ जापान में क्या असर है? तो जापान की अर्थव्यवस्था जो पहले से कमजोर थी, येन से जूझ रही थी, इस युद्ध से और भी ज्यादा संकट में आ गई है। जापान अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा कच्चा तेल मध्य पूर्व से आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर ही गुजरता है। अब इस रास्ते में रुकावट से जापान में भी ईंधन की भारी किल्लत हो गई है। खाद्य पदार्थों पर भी यहाँ प्रभाव पड़ रहा है और इसके साथ ही साथ आर्थिक मंदी का जोखिम भी यहाँ पर मंडराने लगा है। यूरोप में गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। नई एनर्जी क्राइसिस की आशंका है, राशनिंग की संभावना है। अफ्रीका जैसे केन्या, मिस्र में फ्यूल कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई बढ़ी है। कुछ देशों में रात 9 बजे तक दुकानें अब बंद कर दी जा रही हैं। गल्फ देश यानी कतर, यूएई, सऊदी, कुवैत में खुद हमलों से प्रभावित हैं। प्रोडक्शन यहाँ कम हो गया है, लेकिन ये उत्पादक भी हैं। इधर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी डिसरप्शन बताया है। तेल कीमतें 100 से 120 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। अब ऐसे में वर्क फ्रॉम होम, धीरे ड्राइविंग, गैस स्टोव कम उपयोग, फैक्ट्री बंद करने जैसी अपीलें दूसरे देशों में की जा रही हैं।